सब बढ़िया। चलो तो आज हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी का बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें, मतलब आप 8th क्लास से पढ़ रहे होंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे टर्म्स इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम वो टर्म्स के बारे में देखते हैं कि क्या उनका मतलब होगा। तो सबसे पहली चीज आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं? आप अगर आपको बोला जाए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करो, तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सर जिसके सारे जो आउटकम्स होते हैं इक्वली लाइकली होते हैं। नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगर मैं बोलूं, मान लो एक प्लेइंग कार्ड का डेक है, ठीक है। उसमें से किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी और उसमें से कोई एक, मान लो ओड नंबर निकालता हूं मैं, ओड नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी तो अलग है, इक्वली लाइकली नहीं है, बट दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट से सिंपल सा मतलब क्या है? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स अगर उसे परफॉर्म किया जाए, रैंडमली परफॉर्म किया जाए, तो उसका आउटकम सर्टेनिटी के साथ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो आप सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते ना कि आपका हेड आएगा या टेल आएगा, बोल सकते हो। बट ये जरूर कह सकते हैं कि उनका जो आउटकम होगा वो उन पॉसिबल आउटकम में से एक जरूर होगा। तो पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड या टेल? हम ये जरूर कह सकते हैं कि वो जो आउटकम होगा हेड या टेल में से एक होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, ये जो कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, अगर इसको सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं, तो इसका मतलब क्या होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट is an experiment whose outcomes cannot be predicted with certainty, but outcome is one of the all possible outcomes। बताओ समझ में आई ये बात मैंने क्या बोली? यस सर। कि कोई भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम रैंडमली परफॉर्म करें, तो हम सर्टेनिटी के साथ ये ना कह पाए कि ये आउटकम होगा, बट हमें इतना जरूर पता हो कि इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है ये इनमें से ही कोई एक होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता हो, ठीक है। पहली बात तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो डिफाइन होने चाहिए। जैसे मान लो हम एक कॉइन की बात करते हैं, तो कॉइन में पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हेड या टेल? दो। एक डाइस की बात करते हैं, तो डाइस में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 4 5 6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब अगर तुम रैंडमली कोई डाई को थ्रो करते हो, तो आप ये जरूर कह सकते हो कि कोई इनमें से एक आएगा, बट ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 5 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है? तो सर उसके सारे आउटकम्स हमें पता होने चाहिए, बट हाँ, अगर मान लो ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम ही नहीं पता, तो फिर हम ये कैसे बताएंगे आएगा क्या? यस। ठीक है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो नेक्स्ट चीज आती है जो हमारा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? बेसिकली a set of all possible outcomes। भाई जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका एक सेट बना दिया जाए, एक कलेक्शन कर दिया जाए, तो वो जो कलेक्शन है, ठीक है, जिनमें से कोई नंबर आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट में,
वो कलेक्शन क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस। जैसे मान लो हम एक डाई के केस में लिखें, तो एक डाई के केस में क्या होगा सैंपल स्पेस भाई, 1 So 1 2 3 4 5 5 6, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे 2 कॉइन के केस में ये होगा। समझ में आई बात, सैंपल स्पेस क्या है। अब बात आती है एक इवेंट की। इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस का कोई भी एक छोटा पार्ट, या मतलब ये कह सकते हो सैंपल स्पेस का कोई भी एक सबसेट। तो इवेंट क्या है, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, इससे कोई भी चीज निकाल सकते हैं, तो वो एक अपने आप में इवेंट बोला जाएगा। जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल लिखूं इसी केस में, डाई वाले केस में, ठीक है। तो क्या एक इवेंट क्या हो सकता है, इवन नंबर ऑन ए डाई। बताओ, ये एक इवेंट हो गया, yes. ठीक है। तो इवेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस समझ में आया। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं, इवेंट में और रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस का कोई भी एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। सर वो पूरा सैंपल स्पेस ही हो सकता है। हाँ वो पूरा सैंपल, क्योंकि वो भी तो अपने आप में एक सबसेट होता है ना। सेट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमने पढ़ा है ये सेट में, यस ठीक है। तो इवेंट का मतलब समझ में आ गया। इवेंट को जनरली हम ई से डिनोट करेंगे, और इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। इस तरीके से हम नोटेशन यूज करते हैं, जो पहले भी आपने यूज किया, ठीक है। यस अब बात करते हैं कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उनके टाइप्स ऑफ इवेंट। तो एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट और एक होता है श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जैसा नाम से ही पता है कि ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी कितनी, 0 होगी। भाई इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि नंबर 8 ऑन ए डाई, तो नंबर 8 आ सकता है डाई पे। नो सर तो उस इवेंट में कोई नंबर आएगा, नहीं आएगा। तो उस नंबर में कोई इवेंट नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो हम बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे दिया, तो नंबर 10 ऑन ए स्टैंडर्ड डाई मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। कोई बोल सकता है कि मेरी डाइस में तो 10 भी है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डाई वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस अब बात करते हैं श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट क्या होगा, ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो। इसका मतलब हमें पता है कि ये सर्टेनली हैपन होगा, ठीक है। तो इवेंट whose probability is 1। एग्जांपल दे सकते हो कोई। सर एक कॉइन टॉस करके हेड या टेल आएगा ये एक इवेंट। हाँ मतलब आइडिया तो आएगा ही, तो पॉसिबल है। या फिर कुछ इस तरह का एग्जांपल डाई के केस में या कार्ड के केस में। सर गेटिंग लेस देन 7। हाँ बोल सकते हैं ए नंबर less than 6 and greater than 0, ठीक है। ये हमेशा ही होगा, कोई भी नंबर आ जाए। Yes. लेस देन 7 कर देता हूँ, वो बेटर, ठीक है। तो यही 6 केस हैं, 6 नंबर आते हैं, ये एक श्योर इवेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, 2 और टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जैसे कोई भी सैंपल स्पेस लिखो, तो जो इसका एक एक पार्ट होता है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट, इनसे अगर कोई इवेंट बनाया जाए, ठीक है, तो वो क्या बोला जाएगा अपने आप में, सिंपल या एलिमेंट्री, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक डाइस का ही एग्जांपल लेते हैं, इसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बोलूं कोई इवेंट इवन है नंबर 1 ऑन ए डाई, तो उसके अंदर यही आएगा,
यस सर। तो केवल एक इवेंट से, ठीक है, एक एलिमेंट से इवेंट बने सैंपल स्पेस के, तो उन्हें हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, इस तरह के इवेंट, और इन्हें एलिमेंट्री इवेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लो एक से ज्यादा इवेंट आ जाए, जैसे मान लो मैंने बोला ओड नंबर आ गया 1 3 5, ये दूसरा इवेंट है ओड नंबर, ठीक है, होने डाई, तो इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। तो बताओ सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऐसा सबसेट सैंपल स्पेस का जिसमें केवल वन एलिमेंट्स हो वो सारे सिंपल, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो वो क्या हो गया कंपाउंड, तो ये कंपाउंड इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है यही बोलना चाह रहा है कि ऐसा कोई इवेंट हैज मोर देन वन पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस या मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट, जैसे इसने एग्जांपल दिया। ठीक है, यस। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट पढ़ा था, हाँ यस। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, इसका मतलब अगर कोई इवेंट है, मान लो उसका होना और उसके नहीं होने को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम क्या बोलते थे, कोई एक सेट है, अगर उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता था। ऐसे ही अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ये उसके हैपन होने की है, तो ये उसके हैपन नहीं होने की है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसका नहीं होना, अपोजिट। ठीक है, यस सर। यही इसमें लिखा हुआ है, देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इवेंट ए इज द इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सैंपल स्पेस comes out that do not correspond to the occurrence। तो इसने कॉम्प्लिकेटेड करके यही बात लिखी हुई है कि वो उसके होने को अपोजिट बोले, कि उसका होने को ना बोले। ठीक है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, जो उसको होने को बोले वो इवेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि मान लो मेरे पास कोई इवेंट ई है, इवन प्राइम नंबर ऑन ए डाई, तो इवेंट ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएगा? ओनली 2 एलिमेंट आएगा। यस। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखें, तो इस इवेंट में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 3 1 3 5 4 5 6। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ये। ठीक है, समझ में आएगा? यस। नेक्स्ट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? जिनमें कुछ कॉमन नहीं है, जिसका मतलब ई आई इंटरसेक्शन ई जे फाई हो। ठीक है, उस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो अगर हमारे पास कोई इवेंट है ए एंड बी और सैंपल स्पेस एस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ occurrence of one then exclude the occurrence of other। इसका मतलब अगर इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, जब ये हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि एक डाइस के अंदर जब इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर आएगा तो क्या क्या बनेगा? 2 4 6। तो इसका मतलब ओड नंबर नहीं आ रहा है, उसने अपने आप उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो मान लो ये मेरा इवन एलिमेंट है, अगर E2 इवेंट बनाया जाए ओड नंबर तो क्या होगा? 1 3 5, ये हो गया ओड नंबर। तो बताओ इनमें कुछ कॉमन है? इनका इंटरसेक्शन 5 है, तो ये किस तरह के इवेंट हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगर एक का होना दूसरे के होने को एक्सक्लूड कर दे, उस पर कोई, ठीक है, तो इसका मतलब उनकी जो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 0। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात करूं जितने भी सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट होते हैं वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक ही एलिमेंट होता है, तो उनमें कॉमन क्या आएगा? समझ रहे हो? सर ये रिपीट। अभी जितने भी सिंपल इवेंट है, जैसे मान लो नंबर 1 नंबर 2 नंबर, सिंपल इवेंट में क्या पढ़ा था कि उस इवेंट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा।
तो मान लो हम डाइस में नंबर 1 आने की बात करें तो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा, नंबर 2 आने की बात करें तो 2 एलिमेंट आएगा, इनमें कुछ कॉमन निकलेगा एलिमेंट्री इवेंट में? नो तो ये अपने आप में एक्सक्लूसिव है। अब जब 1 आ रहा है तो इसका मतलब हम ये सर्टेनिटी से कह सकते हैं 2 नहीं आ रहा, हाँ यस तो ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए कंडीशन क्या है, किन्हीं भी दो के अंदर इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब है, अगर मान लो मेरे पास कोई n इवेंट है, अगर उनका यूनियन लिया जाए तो मेरे को कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल जाए, तो उन इवेंट्स को बोला जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 2 इवेंट है, पहला इवेंट है ओड नंबर आना और T2 इवेंट है इवन नंबर आना। तो देखो इसमें क्या होगा 1 3 5 और इसमें क्या होगा 2 4 6। अगर मैं इवन यूनियन E2 लूं तो मेरे को सैंपल स्पेस मिलेगा कंप्लीट। यस सर। तो ऐसे इवेंट्स जिनका हम क्या करें यूनियन लें, उनका यूनियन लेने से अगर सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाए तो उस इवेंट्स को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कोई n इवेंट्स अगर उनका यूनियन लिया जाए तो उनका यूनियन सैंपल स्पेस मिले तो आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस अब देखो यहाँ पे इसने एक और एग्जांपल दिया ऐसे ही, ए नंबर लेस देन 4 और ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो ये इसने ए और बी 2 इवेंट बनाए। ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन भी हो सकता है, देखो यहाँ पे 4 कॉमन था, ठीक है, बट यूनियन लेने पे सैंपल स्पेस बना, यस सर। तो ये एग्जॉस्टिव है। बट ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन है हाँ इंटरसेक्शन। कॉमन है, तो ऐसा हो सकता है। अब देखो ये वाले दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी थे और एग्जॉस्टिव भी थे, जो हमने इवन और वाला लिखा था। बट इनमें क्या है, ये एग्जॉस्टिव तो है बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, अब बात करते हैं कि अगर कोई साइमल्टेनियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाए और एग्जॉस्टिव भी हो जाए, तो इसका मतलब उसके अंदर 2 कंडीशन होनी चाहिए कि अगर उनके एलिमेंट्स का, किसी भी i एलिमेंट का किसी भी j एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो क्या मिले, 5 मिले, और उन सबका यूनियन लिया जाए i1 से लेके i ऐसे जितने भी है, तो उनका in तक अगर हम यूनियन ले तो सैंपल स्पेस मिले। ये दोनों कंडीशन कोई सेटिस्फाई करता है तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एक साथ बोल सकते हैं, जैसे हमने इवन और वाले केस में देखा था। यस सर। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एक कोई एलिमेंट इवेंट है कि नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डाई का ही एग्जांपल रखा है, तो ए नंबर ऑन परफेक्ट स्क्वायर, तो ए के अंदर कौन कौन से केस आएंगे, 1 और 4, 2 केस आएंगे। बी है प्राइम नंबर, तो बी के अंदर कौन कौन से आएगा, 2 3 और 5। यस सर। तो सी है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो 6। अब देखो ये 3 इवेंट हो गए ए बी सी। पहले हम चेक करते हैं इनका यूनियन हमें सैंपल स्पेस दे रहा है। हाँ यस। तो इनका यूनियन हमें सैंपल स्पेस दे रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ये वाली बात सेटिस्फाई होगी? यस सर। अब चेक करते हैं इनका पेयर वाइज इंटरसेक्शन, ऐसा नहीं दो का, सबका आपस में करना होगा। तो देखो पहला ए का बी के साथ पेयर बनाए तो कुछ कुछ कॉमन है, नो सर। फिर बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लिए, कुछ कॉमन दिखा नहीं, फिर सी का ए के साथ, तो सारा इंटरसेक्शन 5 आना। ई आई जे लिखने का मतलब ही क्या है, ये वेरिएबल्स है, मतलब जितने भी पॉसिबल बन रहे हैं पेयर, ठीक है, तो उन सब पेयर्स के अंदर इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। सर वो तीनों का ही लेंगे? क्या कह रहे हो? तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे? हाँ तीनों का इंटरसेक्शन मतलब पेयर वाइज इंटरसेक्शन लेना है, ऐसा नहीं कंबाइंड तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये नहीं लेना मेरे को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये नहीं लेना मेरे को, पेयर वाइज इंटरसेक्शन चाहिए। ओके।
पेयर वाइज इंटरसेक्शन मतलब जितने भी दो दो के पेयर बनेंगे, जैसे मान लो ये 3 इवेंट थे, तो 3 थे तो दो दो के पेयर कितने बनेंगे, 3C2, 3 पेयर बनेंगे। तो पहला A इंटरसेक्शन B चेक करना पड़ेगा, फिर B इंटरसेक्शन C, फिर C इंटरसेक्शन E, ये 3 चेक करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? यस हमें एक ये अकेला इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, हमें पेयर वाइज इंटरसेक्शन चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाऊं तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि मान लो ये कोई इवेंट E1 था, ये E2 है, ये E3 इवेंट है, ये E4 हो गया और ये E5। तो देखो इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है और ये टोटल मिला के ये सैंपल स्पेस हो गया। तो अब इनका यूनियन लूप है, यूनियन तो एक साथ लेना है सबका, अप टू 5 तक। तो ये सैंपल स्पेस मिलेगा, लेकिन आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं 1 से 2 का चेक करूं तो 5 आना चाहिए, फिर 2 से 3 का चेक, या पहले 1 से ही चेक करते सबको, 1 से 3 का चेक करें तो 5 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करते करते जितने भी पेयर पॉसिबल है, तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ, 5 है तो 5C2 10 पेयर बनेंगे। समझ रहे हो? यस तो हम यहाँ डायग्राम से कह सकते हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं है आपस में, तो ये एग्जॉस्टिव। तो इस तरह से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। यस ठीक है, ये क्लियर है? यस अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करना। पहले हमें उनका सैंपल स्पेस बनाना है। हमें क्या दिया हुआ है, एक फैमिली है कोई, चाइल्ड बोर्न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब ऐसा नहीं है कि पहले गर्ल्स होगा या बॉयज होगा, दोनों इक्वल है। ठीक है, कंसीडर द फैमिली एग्जैक्ट 3 चिल्ड्रन, उनके पास 3 चिल्ड्रन है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो ये वैसा ही कुछ हो गया 3 कॉइन जैसा केस। भाई 3 चिल्ड्रन है, तो मान लो सैंपल स्पेस अगर मैं लिखना चाहूँ, तो पहले बॉयज 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 हो सकते हैं, पहला केस। भाई B1 भी हमारा क्या हो गया, बॉयज हुआ, B2 भी बॉयज हुआ और B3 भी बॉयज हुआ। ठीक है, सेकंड में क्या हो सकता, क्या लिख सकते हैं, ये बॉयज था, ये बॉयज था, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स आ। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। फिर हो सकता है ये बॉयज था, यहाँ पे गर्ल्स आई, ये बॉयज था, फिर यहाँ पे गर्ल्स आई, ये बॉयज ये बॉयज। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। फिर और क्या चेंज हो सकता था इसमें कि भाई 2 गर्ल्स आनी स्टार्ट हो जाती। ठीक है, और तीनों गर्ल्स आ जाती। ये 8 पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? नो तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस को हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, अगर एग्जाम में लिखना हो वैसे, रिटन एग्जाम में। बट हमें कोई इतना ज्यादा रिटन एग्जाम नहीं दे रहे यहाँ पे, तो ठीक है, तो सैंपल स्पेस बस हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? यस अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। क्या क्वेश्चन है? द इवेंट दैट 3 by एग्जैक्टली 8 होगा, क्या होगा, 3 by 8 एग्जैक्टली 1 गर्ल। अगर मैं बात करूं इसमें, इस इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सर BBG BGB एक तो ये वाला आएगा BB जी, एग्जैक्टली 1 गर्ल। फिर आएगा B GB, ये वाला इवेंट आएगा। फिर आएगा G BB,
इसके अलावा वन गर्ल वाला कोई और इवेंट बचा? नहीं बचा। नो। तो इसका मतलब फेवरेबल कितने हैं? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैलकुलेट की जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल 3 है, टोटल कितने हैं? 8। तो पहला आंसर ये, ठीक है। सेकंड का आंसर सर 1/2 होगा। सेकंड क्या कह रहा है? एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन आर गर्ल्स, कम से कम 2 चिल्ड्रन गर्ल्स हो, तो हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर? 2 गर्ल्स प्लस 3 गर्ल्स, दोनों ले सकते हैं। एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट मतलब 2 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है एटलीस्ट वर्ड के लिए, ठीक है। यस सर। तो अगर मैं काउंट करूं इसका, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 2 गर्ल्स और ये क्या है 3 गर्ल्स, तो इसका मतलब एक गर्ल्स वाला हटा दे केस तो काम चल जाएगा। यस सर। बट उसमें तीनों बॉयज आ गए तो हाँ वो भी डाला। तो अगर मैं काउंट करूं 2 गर्ल्स वाले कौन कौन से हैं? देखो भाई 2 गर्ल्स वाले इधर तो कोई है नहीं, ये 4 इवेंट है जिनमें 2 गर्ल्स है और एक में 3 गर्ल्स है, तो ये टोटल 4 ही यही होंगे बस इसमें। देखो ये तो 2 वाले हैं, ये 3 वाले हैं। जब हमारे पास वर्ड यूज हुआ है एग्जैक्टली, तो हमें एग्जैक्ट नंबर देखना है। अगर जब वर्ड यूज हुआ है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम उतना होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से केस आएंगे? बी, जी जी, फिर आएगा जी जी बी, जी बी जी और ट्रिपल जी। ये 3 इवेंट आएंगे, 4 इवेंट आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/8, 1/8। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता, एट मोस्ट 2 गर्ल्स, देन आंसर क्या होता? इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाता कि एट मोस्ट 2 गर्ल्स, तो आंसर क्या होता? एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ? 7/8 होगा आई थिंक। कितना? 7/8 बस। जी 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 नहीं आएगा। जी 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 नहीं आएगा, क्यों? सर वो एट मोस्ट तो मैक्सिमम 2 है ना, मतलब हाँ 0 भी आ। मैक्स, तो इसका मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है? देखो 2 गर्ल्स 1 बॉयज, या फिर तीनों बॉयज 0 गर्ल्स। इसमें एक दूसरा केस ये आ सकता है 1 गर्ल्स 2 बॉयज। तीसरा केस क्या आ सकता है? 0 गर्ल्स 3 बॉयज। ये वाले केस आएंगे सारे, यस। ठीक है। तो इसका मतलब इसमें होगा 7/8, ओनली ट्रिपल जी वाला केस नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये दोनों यस। वर्ड ध्यान रखना है, एटमोस्ट और एटलीस्ट वाला केस। अब लास्ट वाले केस में क्या पूछा है? इवन दैट नो चाइल्ड इज ए गर्ल। नो चाइल्ड इज ए गर्ल मतलब गर्ल्स वाले हटा दें सारे, तो बचेगा कौन? एक ही बचेगा, ट्रिपल बी वाला। यस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी लास्ट वाले क्वेश्चन की? 1/8, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये वाला क्वेश्चन करें।
हाउ मेनी टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर आर मल्टीपल ऑफ 3? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? भाई हमारे पास टू डिजिट नंबर बनाना है, तो हमने टीएमसी में सीखा था टू डिजिट नंबर बनाना, पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, और वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 कैसे बना सकते हैं बताओ? सर 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा एंड टू में डिजिट वन। है, टू डिजिट। अब देखो, अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 3 के लिए, एक सीधा सा एक छोटा सा फंडा ये है कि हर तीसरा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। समझ में आती बात? यस तो अगर मैं ऐसा करूं कि पहले टोटल टू डिजिट नंबर निकालूं, तो टोटल टू डिजिट नंबर कितने होंगे बताओ? तो यहाँ पे इस प्लेस को कितने से भर सकते हैं? 9 तरीके से। भाई जीरो नहीं आ सकता ना यहाँ। हाँ यस और इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकता हूँ? 10 सर तरीके से। 3 6 और 9। ठीक अच्छा है, टोटल टोटल 90 नंबर होंगे, बिकॉज हमारा 10 से लेके 99 तक ये नंबर होते हैं टू डिजिट नंबर। यस तो ये टोटल 90 नंबर है। अब अगर मैं इसमें देखना चाहूँ 3 का मल्टीपल, तो पहला 3 का मल्टीपल कौन सा होगा? 12, और लास्ट कौन सा होगा? 99। तो ये तो एक एपी बनेगी, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ एन कितने बार है। भाई अगर मैं सीधा सा देखना चाहूँ तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? भाई कितने मल्टीपल है 3 के? हम इसमें अब काउंट कर सकते हैं ना, पहला 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, लास्ट ये है। तो हमारा लास्ट नंबर 99 है, पहला 12 है, n माइनस 1, d की वैल्यू 3 होगी, 3 पे काट दो, 3 4 ये हो गया 30। तो ये n इक्वल टू 30 आ गया। यस सीधा सा अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं देखूं तो इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो भी समझ में आ रहा है मेरे को, ये इतना होगा। ठीक है, यस अब हमसे पूछा था कि हाउ मेनी टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर आर मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आंसर कितना हो गया? 30 नंबर्स, जो मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। ठीक है, हम इस अप्रोच से भी निकाल सकते थे और पीएनसी वाली अप्रोच से भी निकाल सकते थे कि टोटल निकाले, ठीक है, फिर उसमें से माइनस करें। लेकिन टू डिजिट है तो हमें ये अप्रोच नहीं लगानी, हम डायरेक्ट ये अप्रोच लगा सकते हैं कि पहला टू डिजिट जो मल्टीपल ऑफ 3 है और लास्ट टू डिजिट जो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब टोटल हम काउंट कर ले एपी की वजह से। तो ये अप्रोच इस केस में इजी है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा मैं भी करा था सर, हाँ, वो पीएनसी वाला भी एक बार करा देना। पीएनसी वाला देखो, पीएनसी वाले ना यस इसमें केस बनाने पड़ेंगे कि हमें 3 का मल्टीपल होने के लिए क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट 3 से मल्टीपल चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर इस केस में मैंने टोटल निकाला, अगर मैं वो नंबर निकाल पाऊं कि जो 3 से मल्टीपल नहीं है, तो ऐसा निकाल पाना पॉसिबल नहीं है कि जो नंबर 3 से मल्टीपल नहीं है। बट मैं ऐसा जरूर निकाल सकता हूं कि नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। बट इसमें बहुत ज्यादा केस बन जाएंगे, जैसे मान लो 1 और 2 का बना, फिर हमारे पास तो ऐसे केस बहुत ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो यस इसलिए हम ये अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हैं इस केस मल्टीपल ऑफ 3 के लिए। कोई और मल्टीपल निकालना होता 5 का, तो हम यूनिट डिजिट से फिक्स कर सकते थे। तो जब हमारे पास इस तरह के ज्यादा केस बन रहे हो, तो हमें कोई अल्टरनेटिव मेथड सोचना पड़ता है, क्योंकि हम कोई ना कोई केस मिस कर देंगे जब ज्यादा केस सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यस ठीक है, तो हम इस अप्रोच को नहीं फॉलो करेंगे। आंसर तो आएगा इससे, लेकिन ये बहुत लेंथी होता चला जाएगा। क्योंकि अब अगर मैं देखूं 10 नंबर है मेरे पास, टोटल 10 डिजिट है, 10 में से दो दो के पेयर बनाने हैं जिनका सम क्या हो? मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो बहुत सारे पेयर बनेंगे। यस चलो ये वाला क्वेश्चन राइट। अच्छा, ये लास्ट इसकी प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट समझ में आया? प्रोबेबिलिटी वाला आंसर क्या होगा? बी पार्ट का आंसर क्या होगा? 1/3
हाँ 1/3 भाई, हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 आए 30 और टोटल आए थे 90, तो आंसर आएगा 1/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाले। यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। एक पिन है जिसके अंदर 4 डिजिट है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, या तो 26 अल्फाबेट्स हो सकते हैं या 10 डिजिट हो सकते हैं, 0 से लेके 9। All pin are equally likely, and what is the probability that a random chosen pin contains repeated symbol? उसके अंदर repeated symbols। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर वो एंड वाला समझ नहीं आया है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि टोटल पिन कितने बन सकते हैं, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। तो अगर मैं बात करूं टोटल 36 अल्फाबेट तो होंगे और प्लस 10 डिजिट हो गए, तो टोटल हमारे पास 36 है, जिनमें से मैं सेलेक्ट करके 4 डिजिट का पिन बना सकता हूं। 36 पीस। ठीक है, तो इस प्लेस को भी 36 से फिल कर सकता हूँ, इसको भी 36, क्योंकि यहाँ 0 की वैल्यू है यूनिट प्लेस पे भी। तो टोटल आउटकम हो गए, ये तो हमारे हो गए टोटल। ठीक है, टोटल वाला केस समझ में आया? यस सर। अब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन पिन कंटेन ए रिपीटेड सिंबल? रिपीटेड सिंबल्स मतलब उसके अंदर एक ही सिंबल रिपीट हुआ हो बार बार। ठीक है, तो अगर बात करें कि 36 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करे और उसे 4 प्लेस पे रिपीट कराएं, तो उसका तो तरीका एक ही होगा। सही, फिर से बोलो। देखो रिपीट होने के कितने तरीके हो सकते हैं। देखो रिपीटेड सिंबल्स ही है, तो अगर मैं रिपीटेड सिंबल की बात करूं, एक तो क्या हो गया, चारों ही सिंबल सेम हो जाए, जैसे मान लो मैंने ए भर दिया, हाँ यस। एक हो जाए कि 2 रिपीट हो जाए कोई, ठीक है, और 2 डिफरेंट हो जाए। हाँ यस। एक केस हो सकता है कि 2 एक जैसे हो गए और 2 एक जैसे हो गए, यस। ठीक है, और एक केस हो सकता है कि मेरे पास 3 रिपीट हो जाए। एक तो ये तरीका है कि मैं सारे केस काउंट करूं और उनको ऐड करूं, ये तो केस वाला तरीका है। ये समझ में आया रिपीटेड कितने तरीके से हो सकता है? हाँ यस। अब बात अगर मैं करूं कि अगर मैं इसको कोई रिवर्स तरीके से निकालना चाहूं, अगर मैं निकालना चाहूं कि टोटल माइनस जब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा हो, नो रिपीटेशन, हम नो रिपीटेशन वाले नंबर बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट है। तो अगर यहाँ पे 36 से भरा तो वो जो आया नंबर यहाँ पे ना फिल किया जाए तो 35 ऑप्शन हो गए, हाँ यस। यहाँ पे 34 ऑप्शन हो गए और यहाँ पे 33, क्योंकि ये एक तरीका इजी है, मैं निकाल तो ये भी सकता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, समझ रहे हो, ये केस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं एक रिवर्स अप्रोच निकालूं तो वो इजी अप्रोच है। तो ये हमारे कौन से नंबर हो गए, 36 इंटू 35 इंटू 34 इंटू 33
वो पिन हो गए all pin when no symbol is repeated। बात समझ में आई? हाँ अब यस। ये वाले केस अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूं तो मेरा जो फेवरेबल है वो आ जाएगा। भाई फेवरेबल क्या है मेरे पास? पिन विथ रिपीटेड सिंबल। तो इसका मतलब वो क्या होगा? 36 टू द पावर 4 माइनस 36, 35, 34 एंड 33। ये हमारा फेवरेबल केस आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? फेवरेबल बाय टोटल, तो दैट मीन 36 पावर 4 माइनस 36, 35, 34, 33 डिवाइड बाय 36 टू द पावर 4। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है? यस सर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये तो कट गया 1, यहाँ से 36 कट गया, तो ये आ गया 35, 34, 33, यहाँ पे आ गया 36, 36, 36। अब इसको और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा, कुछ तो 3 पे कट गया, 1, 1, 1, 2। ठीक है? आगे कुछ कट रहा है, 2 पे कट जाएगा, ये 4 है ना, तो ये हो गया 17, ये हो गया 6। अब आगे कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। ठीक है? जो भी आएगा तो वो फाइनल आंसर निकाल लोगे। सो फाइनली आना चाहिए 1 यस। माइनस 35 इंटू 17 इंटू 11 डिवाइड बाय 6 इंटू 36 इंटू 36। ये जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। यस। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है इसमें? हाँ सर, वो 1 मिनट बस हो गया।
सर 0.09 आया। चलो देखो इसमें क्या क्या केस बनेंगे। देखो पहला केस है फॉल्टी ब्रेक वाला, तो फॉल्टी ब्रेक वाला केस हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.23। दूसरा है वॉन टायर वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.24 एंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.38 दैट द ट्रक इज स्टॉप रोड ब्लॉक विल बी फॉल्टी और, तो इसका मतलब यूनियन दिया हुआ है इनका। यूनियन कितना है 3 पॉइंट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एज वेल एज बैडली, तो इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें ये वाला केस यूज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये चीज यूज करनी है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो हम हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू थी 3.8, इसकी वैल्यू थी 0.32, इसकी थी 24, ये निकल के आ जाएगी जो भी एक्स है। ठीक है, तो इसको उधर भेज दिया होगा, इन दोनों को ऐड किया होगा तो कितना आया बताओ। इन दोनों को ऐड करके 47 हाँ 47 और ये 0.38, तो आंसर क्या आ गया फाइनली 0.09 0.09 है। हाँ यस 9। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बेस्ड था सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी पे, ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी। यस चलो ये वाला क्वेश्चन पे भाई देखो हमारे पास कुछ टिकट्स हैं। ठीक है, व्हाइट स्लिप पेपर नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो व्हाइट वाले नंबर है जो है 1 से लेके 20 तक। उसके बाद बोला है उसने रेड स्लिप पेपर नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो रेड वाले नंबर है, पहले का आंसर 3/8 है शायद। चलो अभी चेक कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, फिर है 40 येलो, तो येलो वाली कितनी है ठीक है, एंड 10 स्लिप्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये है ब्लू। तो ये टोटल कितनी हो गई 80 हो गई टोटल। ठीक है भाई 40 ये हो गई, बाकी मिला के चलो। अब क्या कह रहे हैं हमें बीन कितना निकाला है उसमें से सफल है, बिग स्लिप है सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्लू और व्हाइट। तो ब्लू और व्हाइट हो, तो पहले में हमारे पास ब्लू और व्हाइट, तो कितने फेवरेबल बनेंगे 20 ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 30 बनेंगे। हाँ यस ठीक है, और टोटल कितने थे 80, तो 3/8 हो गया पहले का आंसर, यही बता रहे थे आप। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा सो 1/4 आई थिंक। देखो नंबर या तो उन पे एक हो या दो हो, हम निकाल कितने रहे एक ही निकाल रहे हैं ना, कुछ ज्यादा तो नहीं निकाल रहे ना। हाँ यस सर एक। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 तो इन चारों पे ही होगा,
यस तो मतलब व्हाइट में भी हो सकता है, रेड में भी हो सकता है। तो इसका मतलब देखो 1 के लिए 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है, 2 के लिए 4 पॉसिबिलिटी, 3 के लिए 4 पॉसिबिलिटी, 4 के लिए 4 पॉसिबिलिटी और 5 के लिए 4 पॉसिबिलिटी। बिकॉज इन चारों में से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चारों कलर में से। तो टोटल कितने हो गए? ये 20 हो गए। 5 होगा ना शायद। 5 क्यों? कलर 1 तो 2 चार ही 3 है। 4 5 1 2 3 4 5 है ना नंबर। नंबर 1 2 अच्छा 3 4 5, तो नंबर तो इस पे भी 1 2 3 4 5 हो गए ना जब अच्छा, हाँ 20 तक हाँ लिखा। हम तो हाँ नंबर पे यस ध्यान देंगे ना जब हमसे नंबर के बारे में पूछा। यस ठीक है, चारों कलर के पॉसिबल है ना भाई, या तो व्हाइट आए, रेड आए, ग्रीन आए, येलो आए, ब्लू आए। 20 यस फेवरेबल हो गए और टोटल 80। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/4। यस ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले में क्या पूछा है कि रेड और येलो नंबर 1 2 3 4, या तो रेड हो और येलो। नंबर कितना होना चाहिए? 1 2 3 4। अब अगर हम बात करें तो रेड में 1 2 3 4 होगा, येलो में भी होगा। तो इसका मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल कितनी होगी? 8 पॉसिबिलिटी होगी। हाँ यस ठीक है, तो कितना हो गया? 8/80, दैट इज 1/10। अब करते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या करना है? नंबर 5 15 25 एंड 35। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब हमारे पास नंबर है 5 15 और 25 और 35। तो देखो 5 तो सबसे आएगा। 5 के पास तो चारों पॉसिबिलिटी है, व्हाइट, ब्लू, रेड और येलो। चारों पॉसिबिलिटी है, चारों टिकट आने की। उसके बाद 15 कहाँ से आ सकता है? 15 व्हाइट से आ सकता है और येलो से आ सकता है, क्योंकि बाकी दोनों में तो है ही नहीं। तो व्हाइट और येलो से आ सकता है 15, 2 पॉसिबिलिटी है 15 आने की। फिर 25 आने की पॉसिबिलिटी कहाँ से है? ओनली येलो से। और 35 आने की पॉसिबिलिटी भी क्या है? येलो से। तो कितनी पॉसिबल हो गए? 4 ये 2 6 2 8, यस 1/10। ठीक है, समझ में आया? यस अब बचा फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या करना है? व्हाइट एंड नंबर हायर देन 12, येलो नंबर लेस देन 26। तो हमें बोला है व्हाइट में होना चाहिए लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला ना, इक्वल टू नहीं बोला। हाँ, लेस देन बोला, हायर देन बोला। व्हाइट में हायर देन। और येलो में क्या बोला उसने? और येलो नंबर लेस देन 26। तो बताओ व्हाइट में 12 से बड़े कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। 20 तक सर है ना? 3/4 आंसर आएगा आई थिंक। तो यहाँ पे इसके पॉसिबल हो गए 8 केस प्लस वाई, इसमें से 26 से 3 होगा हायर ना, क्या? हायर देन 26 है ना। अच्छा, यहाँ भी हायर चाहिए। ओके, मैंने लेस देन ले लिया, यहाँ भी ग्रेटर देन। तो कितने हो गए? 14 हो गए कहता हूँ। तो कितना हो गया ये टोटल? 22 22 डिवाइड बाय 80। तो कितना आ जाएगा? 11/4। ठीक है, येलो के अंदर कितना था हमारे पास? 40 तक था। ठीक है, तो हमारे पास 14 केस यहाँ बचेंगे और इसमें था हमारे पास 20 तक, तो 8 केस यहाँ से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक डाउट है हाँ इस बोलो। वाला। हाँ तो सर मैंने क्या किया इसमें कि 8 थे ना पॉसिबिलिटी, तो मैंने मतलब वाइट का ही निकाल दिया, मतलब 8/20 कर दिया कि वाइट के तो 20 ही है ना। तो ऐसे करना था या फिर मतलब टोटल से ही डिवाइड करना था भाई, प्रोबेबिलिटी। ये मिक्स किए हुए है ना, है तो मिक्स एक ही जगह ना। देखो अच्छा उसमें ये देख, उस
कंटेन इन मतलब एक डब्बे में है ना ये, तो टोटल पॉसिबल तो अभी भी 8 ही रहेगा ना। अच्छा ओके सर। चलो ये वाला क्वेश्चन। कह रहा है 3 digits number are formed using the digits, ये digit यूज कर दिया, and in number is chosen random out of this number, what is the probability that this number has same digit? तो पहले हमें टोटल निकालने पड़ेंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताओ। 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो सर 455 हो गया ना 3 डिजिट। देखो कितने जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे हम 4 प्लेस से फिल कर सकते हैं, बाकी 5 5 क्योंकि रिपीटेशन होगा, क्योंकि टोटल नंबर बना रहे हैं हम। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 100 नंबर हो गए टोटल, ठीक है। हाँ यस। What is the probability that number has same digit, मतलब उस नंबर के सारे डिजिट सेम हो, तो फेवरेबल में क्या बनेगा इवेंट के अंदर, तो इसका मतलब 0 को तो सिलेक्ट करेंगे तो वो 3 डिजिट नहीं रहेगा, हमें 4 में से कोई एक डिजिट सेलेक्ट करनी है और वही भरनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4C1, अब यहाँ पे फिल करने का तरीका तो एक एक ही होगा। फिर से बोला भाई देखो 0 को तो मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि मेरे को रिपीट तो मेरे को क्या करना है, इन प्लेस को फिल करना है इन डिजिट से, तो मेरे को एक डिजिट चाहिए, तो इन 4 में से पहले मैं एक डिजिट का सिलेक्शन करूंगा, सिलेक्शन किया 4C1, अब उसे मैं यहाँ फिल करूंगा अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट करने का तरीका तो एक ही होगा क्योंकि वो सेम डिजिट है, ये हमारे फेवरेबल आ गया, तो इसका वैल्यू आ गई 4, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई 4 divided by 100, that is 1 by, क्या आंसर बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो मैंने उसमें उल्टा करने की कोशिश की थी कि नो सेम डिजिट्स निकालने की और फिर उसको माइनस कर दो, उससे क्या आंसर आया? फिर उससे तो अलग ही आ रहा है कुछ। क्या गलती करी, वो नंबर कैसे बनाए बताओ, जिनमें डिजिट पहले तो 4 लिया यहाँ पे क्योंकि 0 है। आपने पता है क्या कर दिया होगा, उसमें 1 रिपीटेशन और 2 रिपीटेशन वाला केस मिक्स कर दिया होगा। यहाँ पे कह रहा है सेम डिजिट, सेम डिजिट का मतलब क्या हो गया, सारे डिजिट रिपीट हो, ऐसा नहीं कि 2 रिपीट हो 1 ना हो, तो सेम डिजिट कहाँ रहे। आपने जो केस लिए, जो डिफरेंट नंबर वाले केस माइनस किए होंगे, आपने क्या किया होगा कि जब डिजिट क्या नंबर क्या हो डिफरेंट डिजिट हो, तो यहाँ पे 4 भरा होगा, फिर 4 और यहाँ पे फिर 3, ये बनाए होंगे। यस। तो इसमें वो नंबर जब माइनस करोगे तो उसमें ये भी हो गया कि जिसमें डबल रिपीटेशन हो रहा है, जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर बन गया 5, तो ये इसमें सेम डिजिट कहाँ है सारे, उसमें वो भी काउंट होगा। अच्छा वो जिसमें मैंने सेम ले लिए 100 माइनस 48 वो ही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, तीनों डिजिट सेम रखनी है। सेम डिजिट का मतलब तो यही हुआ ना, उसने रिपीटेशन के बारे में थोड़ा ना बोला है, रिपीटेड डिजिट हो ये थोड़ी ना बोला है। रिपीटेड डिजिट होता तो हम ये बोल सकते थे कि डिजिट एक बार फिर 2 बार रिपीट हो सकती है, 3 बार रिपीट हो सकती है,
तो दो केस बनते हैं, हाँ, रिपीटेड डिजिट और सेम डिजिट, दोनों में डिफरेंस है। डिजिट का रिपीट होना का क्या मतलब है, या तो वो 2 बार डिजिट आए या वो 3 बार डिजिट आए, दो केस हो सकते थे। बट सेम डिजिट का मतलब तो यही हो गया ना कि तीनों प्लेस पे जो भी डिजिट आए वो सेम ही आए। हाँ, समझ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन, सर चेस बोर्ड 64 स्क्वायर्स होता है ना? चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं? चेस बोर्ड में ऐसे होता है, 8 इधर होते हैं 8 इधर होते हैं, तो टोटल होते हैं 64 ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर, ठीक है, जिसमें से 32 व्हाइट कलर के होते हैं और 32 ब्लैक कलर के होते हैं, ये चेस बोर्ड में। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाँ, ये हमें कोई 3 स्क्वायर चूज करने हैं चेस बोर्ड से रैंडमली, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 2 स्क्वायर जो है वो सेम कलर के हो, 1 डिफरेंट कलर का हो, तो क्या क्या केस बन सकते हैं फेवरेबल के लिए? तो या तो दोनों व्हाइट हो, एक ब्लैक हो, प्लस या 2 ब्लैक हो एक व्हाइट हो, फेवरेबल तो यही बनेंगे। तो अगर मैं व्हाइट में से 2 सिलेक्ट करूं तो मेरे पास हो गया 32C2, एंड ब्लैक में से एक सिलेक्ट करूं तो हो गया 32C1, प्लस यहाँ पे 2 ब्लैक सिलेक्ट करूं तो भी सेम ही चीज आएगी 32C2। बताओ ये चीज समझ में आई? हाँ सर, आ गया आंसर। और टोटल केस की बात करें तो टोटल हो गया हमारे पास 64 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करें, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ जो भी है 30C2 इंटू 32C1। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें इस इवेंट की, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, 32 को सॉल्व करेंगे तो आ गया 32, 31 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ये आ गया 32, इसको लिखेंगे तो आ गया 64, 63, 62 और नीचे फिर से आ जाएगा 16/21 इसका आंसर। अब जो भी आंसर आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करके देख लो, ठीक है, यह 3 से कटा, ये बचेगा 21, यहाँ पे बचा 21, ठीक है। अब फाइनली सिंप्लीफाई कर लो और देखो ऑप्शन मैच कर रहा है। सर पहला वाला आया। पहले वाला आया, कर लिया कंफर्म? हाँ, यस। ये आंसर होगा, तो लिख दो यहाँ पे 16 बाय, ठीक है, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लो, ठीक है। हाँ, यस। ये इससे कट जाएगा 2 पे, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, ये इस पे कट गया 2 पे, ठीक है, तो बचा क्या, ये बचा 4, तो इस पे कट गया, ये आ गया 8, तो ये हो गया 16 और ये हुआ 21, सही, ठीक है। यस। चलो ये वाला क्वेश्चन,
सर ए बार मतलब? ए बार मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ओके। कॉम्प्लीमेंट्री या तो बार से डिनोट किया जाता है या ऐसे लिखा जाता है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री। सेट थ्योरी का यूज करना है इसमें। देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, क्या वैल्यू है इसका 1/2। फिर गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज इक्वल टू 2/3। और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर मैं सेट थ्योरी में बात करूं डायग्राम से, इस तरह के क्वेश्चंस को काफी टाइम पे डायग्राम से निकालना काफी इजी होता है अगर आप एनालाइज कर पाओ। मान लो ये ए है, ये बी है, ये इनका इंटरसेक्शन है, क्या? अगर मैं बात करूं, अगर ये ए है, ये वाला पूरा रेड वाला मान लो ए है, ठीक है, तो जो बाहर है ये सारा रीजन ए के अलावा, वो ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा या नहीं होगा बताओ। हाँ यस। मैं ये कह सकता हूँ जो बाहर वाला है वो ए कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इस बाहर वाले रीजन का हमें बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो बचेगा क्या, ये खुद यही बचेगा। तो ये वाला रीजन है क्या एक्चुअली में, ये रीजन है बी माइनस ए है ये। हाँ यस। या फिर मैं इसको दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ बी माइनस ए ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। भी। अब हमें इन दोनों में से कोई भी चीज मिल जाए तो इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर मैं इसको तीसरा इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये इस पूरे यूनियन में से ए को माइनस कर दिया जाए, ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें से ए हटा दिया जाए, तो भी सेम बात है, ये तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई। हाँ समझ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गिवन है, दैट इज 1/2/3, तो हम इससे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो वी कैन से 1 माइनस 2/3, सो दैट इज 1/3। क्यों, यस सर। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब हमें यूनियन दे ही रखा है यहाँ पे, तो सीधा सीधा ये वाला तरीका लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कितना दे रखा है 1/2, ये आ गया 1/3। सोल्व कर देते हैं तो कितना आ गया 3 1/6। माइनस 6, तो 1/6 आंसर होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, यस। ठीक है। अगर चीजों को अगर डिकोड कर सकते हो ना चीजों को, तो ये थोड़ी इजी हो जाती है। अदरवाइज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, डायग्राम की हेल्प से करने की कोशिश करोगे तो कर पाओगे। यस। चलो ये ट्राई करो।
एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर का क्या मतलब है, उसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। केवल साइड इक्वल होने से कोई पॉलीगन रेगुलर नहीं होता। रेगुलर की पहचान क्या है, उसके एक एंगल भी इक्वल होने चाहिए और साइड भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, रैंडम ट्रायंगल्स व्हिच आर इक्विलैटरल। तो अगर यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट करके ट्रायंगल बनाए जाए जो इक्विलैटरल भी हो, तो ऐसे कितने केस हों? तो देखो इस तरह से जो ट्रायंगल बनेंगे ये इक्विलैटरल होगा एक ट्रायंगल। हाँ यस सर। एक ये बनेगा कुछ, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। इसके अलावा कोई और वर्टेक्स चेंज करूंगा तो सेम ही ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलैटरल, दिख रहा है। हाँ यस। तो इसका मतलब दो फेवरेबल हो गए। टोटल ट्रायंगल कैसे बनेंगे, मैंने पीएमसी में सिखाया था। 6C3 हो गया ना। 6C3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 6C3 हो गया, 6 5 4 3 हो गया, 3 2, ये तो 6 कट गया सीधे, ये भी कट गया, तो ये आ गया 1/9 डी ऑप्शन। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इस बार जेई में भी पूछा गया है 2021 के अंदर या 20 के अंदर, ठीक है। 20 या 21 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन होगी पहले, दैट इज इक्वल टू एस। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितनी होती है, वो 1 ही होती है, बिकॉज वो पूरा का पूरा ही इवेंट है, श्योर है। सैंपल स्पेस तो हमेशा ही आएगा ना कोई भी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, so that must be equal to 1। ये इक्वेशन निकल के आई। फिर इसमें एक ही वाले डाल दो बाकी सब। हाँ, बिकॉज हमारे पास ये एग्जॉस्टिव भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं इनको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ता, वो 3 सेट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। समझ रहे हो, ये निकालने के लिए। अब ये इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब वो बाकी चीजें जीरो हो गई, अदरवाइज मेरे को ये यूज करना पड़ता, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, फिर मेरे को माइनस करना पड़ता दोनों वाला, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और 3 वाला प्लस करना पड़ता, ये वाला यूज करना पड़ता है अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं दिया होता। एक्सक्लूसिव देने से क्या फायदा हो गया, ये जो दो वाली चीजें थी ये सारी जीरो हो गई, और 3 वाली भी जीरो हो गई, कोई कॉमन नहीं है ना आपस में।
तो अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को, ये था 3t ऑफ ए 2t ऑफ बी इज इक्वल टू t ऑफ सी, इसको अगर मैं कोई प्रोबेबिलिटी x मान लेता हूँ, तो यहाँ से ए बी की प्रोबेबिलिटी इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो गया x/3 x/2 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सोल्व करके x निकाल लेते हैं, 6 2x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आनी चाहिए 6 बाई कितना हो गया ये 9 11, x की वैल्यू आ गई 6/11। अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, हमसे a की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो a की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, a की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ है, यहाँ से देखो, यहाँ से a की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रीड करें, a की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है x/3, यहाँ से दिख रही है। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a होगी x/3, तो इसका मतलब 1/3 ऑफ 6/11, so this get cancelled, so we can say probability 2/11, ये फाइनल आंसर। समझ में आया विषय? यस कोई दिक्कत? नो। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। मैंने ये समझाया था ना, जब किसी को टुगेदर रखना हो तो डब्बे में पैक कर दो, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। सर 1/12 है क्या? चलो चेक करते हैं, इसमें कितने लेटर्स हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई रिपीटिशन है? नो सर। तो टोटल कितने हो गए? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। अब फेवरेबल की बात करें तो डब्बे में कौन पैक करना है, जी और GOR। अब देखो इसने बोला है रिमेन्स टुगेदर एज ए यूनिट, ये वर्ड ध्यान दो यहाँ पे। एज ए यूनिट का मतलब हो गया अब इसके फैक्टोरियल नहीं करने पड़ेंगे अब हमें। अच्छा। यूनिट का मतलब ये हो गया, खाली टुगेदर बोला होता ना, ये वर्ड नहीं होता तो हमें इसके फैक्टोरियल कर सकता था, ठीक है। पीएनसी में यही पंगा है, छोटे छोटे वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ यस सर। अब उसने यूनिट बना दिया इसको, तो ये यूनिट एक डब्बे में पैक होगी। बाकी कितने बचेंगे, बाकी हमारे पास बचा ए एल आई, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। अब कोई रिपीटिशन नहीं है और ना इसका 3 फैक्टोरियल लगा, समझ रहे हो केस? समझ गया यस। तो आंसर आया 7 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल, 72 आया फिर 1/72। तो 1/72 करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ यस। चलो ये वाला क्वेश्चन
आया इसका आंसर? आंसर तो बी ही होगा, पता है, बट समझ नहीं आया कैसे करना है। अच्छा, मैं तो समझ नहीं आया कि वो आया कैसे है। हाँ यस देखो सर। देखो, टोटल केस बनाए तो टोटल तो आपको ये समझ में आ गया होगा 20C3 होगा। यस सर। अब कंजिगेटिव अगर मैं सीरीज लिखना चाहूँ तो देखो कंजिगेटिव नंबर स्टार्ट होंगे ऐसे 1 2 3 से, फिर नेक्स्ट नंबर बनेगा 2 3 4, ऐसे लिखूंगा तो लास्ट नंबर क्या बनेगा? लास्ट नंबर बनेगा 18 19 20, ये बनेगा हाँ यस। 3 3 के सेट्स। तो ये कितने सेट होंगे? ये अगर मैं इनको देखूं तो ये सिंपल काउंटिंग चल रही है इधर से, ये 18 सेट होंगे। अच्छा, ये 1 से 18 ले लिया। भाई देखो कंजिगेटिव इसी तरीके से बनेंगे ना, इस तरीके से लिखूंगा ना, एक पैटर्न इस तरीके का आएगा 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर आएगा 4 3 4 5, तो लास्ट जो बनेगा कंजिगेटिव सीक्वेंस वो ये बनेगा कि लास्ट नंबर 20 तक जा सकते हैं ना बस। हाँ यस। तो अब अगर मैं इनको काउंट करूं तो देखो यहाँ पे ये जो काउंटिंग दिख रही है 1 2 3, ये कंटिन्यूअस काउंटिंग आ रही है, इसका मतलब ये जो लास्ट नंबर होगा उतने ही नंबर बनेंगे, उतने ही सेट बनेंगे 3 3 के। यस। तो इसका मतलब ये हो गया 18/20C कंजुगेट। यस सर। 7 पर्सन है जो एक रूम में सीटेड है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब वो टुगेदर हो, ये वाला केस। सर 2/7 होना चाहिए। भाई 7 था तो टोटल कितने आए? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल, और 2 को डब्बे में बंद कर दो, मान लो कोई ए और बी है, तो बाकी कितने बच गए? 5 हो 5। गया, फिर ये 6 हो गया। 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। यस। भाई डिवाइड नेक्स्ट बाय ईच 7। अदर का मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं किया ना कौन किसके आगे हो, तो हम हाँ इनका यस। अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 6 फैक्टोरियल, ये तो 2 ही रहेगा, डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, फैक्टोरियल कट गया, तो ये आ गया 2/7 आंसर। यस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? विदाउट रिपीटेशन नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड विद डिजिट्स 0 2 3 5, प्रोबेबिलिटी दैट नंबर आर डिविजिबल 5। तो टोटल बनाएंगे पहले, कितने डिजिट है? 4 डिजिट। सर आंसर डी आया 5/9। 5/9, चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल बनाने के लिए क्या किया हमने? रिपीटेशन तो करना सर नहीं 3 पहले आएगा, है, फिर से 3, फिर 2, फिर 1। क्या आया? यस। तो 18 हो गए ये तो। और यस। सेवरेबल जब 5 से डिविजिबल हो तो
5 से डिविजिबल के 2 ही केस है, इस 0 और 5 एंड में। तो हम अलग अलग बना लेते, सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब 0 यहाँ फिल करेंगे तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ओपन हो जाती है ना, तो अलग अलग बनाने पड़ेंगे। जब 0 यहाँ फिल किया तो ये कितने बचे, ये 3 बचे, तो ये बस 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, बाकी के ये भरने का तो एक ही तरीका है। जब 5 यहाँ फिल करेंगे तो दिक्कत होगी, 5 यहाँ फिल करेंगे तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे केवल 2 पॉसिबिलिटी बची, हाँ 2 आएंगे, हाँ भी 2, तो ये आगे 4, तो ये होता है 6, तो टोटल कितने आगे 10 बाय 18, तो कितना बचेगा 5 बाय 9 बचेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। यस। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। सर आई थिंक नन ऑफ दीज है, 6 by 11 आ रहा है। देखो 6 बॉयज है, 6 गर्ल्स है, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 12, तो टोटल हो गए 12 फैक्टोरियल, यही हो गया। यस। अब 6 गर्ल्स को क्या करना है, डबल है, ये 6 गर्ल्स आ गई और ये 6 बॉयज बचे, तो टोटल कितने हो गए 7 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। अब अगर सोल्व करें तो ये बचेगा 7 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल। अब इस सोल्व करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर नहीं आ रहा, तो क्या कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा? नो सर, नहीं मैच। चलो तो फिर ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। इसको बस सिंपलीफाई करो, आंसर ये, ठीक है। तो एंड करें आज का सेशन। यस। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, हम शायद स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर, चलो बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट।